So good evening everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So हमारा टाइमिंग जो है सुबह से अब शाम को शिफ्ट हो गया है. प्रहाश, टाइम टेबल चेंज हो गया मतलब एक ही तो क्लास चल रही होगी आपकी, तो एफएम की क्लास चल रही होगी बस. अच्छा, एक रीजनिंग चल रही है. अच्छा, 7 घंटे की क्लास हो गई है. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तुमको तो आज ही खत्म कर दे. नाइन आवर्स. अच्छा, वो यूट्यूब भी काउंट कर रहे हो तो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है. कुछ दिन की बात है. मतलब कभी कभी तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हमारी क्लास नहीं लग रही, क्लास नहीं लग रही. तुम इसलिए परेशान हो रहे हो, हमारी ज्यादा क्लास लग रही है. करें स्टार्ट फिर. वैसे 9 आवर्स तो नहीं होगी यार, तुम लोग झूठ बोल रहे हो. एफएम 2 आवर्स क्लास रही होगी. एफएम है ना, 2 आवर्स रीजनिंग. इसके अलावा क्या रहा है? नहीं, आज तो 9 से 11 थी ना. 8 से 11 थी, 9 से 11 थी एफएम. कितना झूठ बोल रहे हो. 11:10 पे आशुतोष सर मेरे साथ थे. इतना झूठ मत बोलो. वही तो बोल रहा हूँ ना, 11:10 पे तो वो मेरे साथ थे और तुम बोल रहे हो 12 बजे तक क्लास ली सर ने. और ये वाली क्लास 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की नहीं है, चिंता मत करो. 1.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास नहीं है. हाँ, ये 2 घंटे की क्लास नहीं है, तो 1.5 घंटे की क्लास है आपकी. अभी 9:30 बजे आपको छोड़ देंगे. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे. हाँ, अभी मैंने देखा सूरज बोल रहा था सर 1 घंटे क्लास आपकी भी ली थी. सूरज, मैंने तो नहीं देखा तुम्हें. मैंने तो तुम्हें यूट्यूब वाली क्लास में नहीं देखा. तुम्हारा कोई कमेंट ही नहीं आया. तुम्हारा कमेंट तभी आएगा ना जब कोई डाउट आएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम आ गए हो. अच्छा, तुम आए थे. हाँ चलो, तुम अच्छे लड़के हो. सूरज तो नहीं दिखा था मुझे. चलिए मूव करते हैं थोड़ा सा आगे. जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने, अगर आपको याद हो, कपड़े तो संडे को साफ करता है, आज तो मंडे आ गया ना. अच्छा, आज आयरन भी कर रहा होगा ना, फिर बहुत काम है. चलो अब मूव करते हैं. प्रॉपर 70 मिनट्स का टॉपिक हम लोग कवर करने वाला है. 70 मिनट्स शार्प.
शार्प 70 मिनट्स की बात करेंगे सिर्फ, है ना। ध्यान से सुनना बस, ध्यान से सुनना बस, एकदम आसपास की चीजों को थोड़ा सा भूल जाओ और थोड़ी देर के लिए कोई चर्चा मत करना, कोई बात मत करना, कुछ मत बोलना, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं समझ में आया तो यस नो भी नहीं बोलना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। आपने कहा कि सर गियर्स के अंदर मोशन कैसे होता है, ये बात हमें समझाओ। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे पाथ ऑफ कांटेक्ट फाइंड किया, कैसे आर्क ऑफ कांटेक्ट फाइंड किया, कैसे कांटेक्ट रेशियो फाइंड किया, ये सब टर्म्स क्या होती है, ये सब मैंने बता दिया। अब इसके अंदर गियर के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट टर्म बचती है, विच इज इंटरफेरेंस, विच इज इंटरफेरेंस। सर ये इंटरफेरेंस क्या होता है, सर ये इंटरफेरेंस क्या होता है। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। व्हेन involute tip of pinion, involute tip of pinion makes contact when involute tip of pinion makes contact with non involute flank portion, non involute flank portion of gear, when involute tip of pinion makes contact with non involute, yeah, comes in contact with non involute flank portion of gear, it makes an involute non involute contact, it makes involute non involute contact. In such involute non involute contact, in such involute non involute contact, gears can be locked or at higher speed. We can face some mechanical failure. This phenomena is known as इंटरफेरेंस। सो उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, अब समझाता हूं। देखो ये आपके पास में एक गियर टूथ है, देखो इसमें सबसे नीचे है रूट सर्कल, और रूट सर्कल के ऊपर एक सर्कल है जिसको हम बोलते हैं बेस सर्कल, और इस बेस सर्कल के ऊपर रेफरेंस लेके ये इन्वॉल्यूट बनाया गया है। बेस सर्कल के ऊपर रेफरेंस लेकर ये क्या बनाया गया है, इन्वॉल्यूट बनाया गया है। किसके ऊपर रेफरेंस लिया गया है, बेस सर्कल के ऊपर रेफरेंस लिया गया है। तो बेस सर्कल पे रेफरेंस लेकर आपने क्या बनाया, यहां पर इन्वॉल्यूट बनाया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बोला ना कमेंट नहीं करना है, तुम लिख भी रहे हो 0%।
बेस सर्कल पे रेफरेंस लेकर ही इनवॉल्यूट कर्व बनता है। तो ये आपका बेस सर्कल है, इसके ऊपर हमने ये इनवॉल्यूट टीथ बनाया है, ठीक है। सो बेस सर्कल के नीचे टूथ के पास जो शेप होती है ना, उसको एक्चुअल में बोलते हैं नॉन इनवॉल्यूट पार्ट। उसको क्या बोलेंगे आप? ये जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं नॉन इनवॉल्यूट पार्ट। इससे ऊपर का ये जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इनवॉल्यूट पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूट पार्ट। अब ये इस गियर का एक टूथ है। अब सामने वाले गियर का भी तो एक टूथ आएगा ना। ये देखो, ये आ गया सामने वाले गियर का टूथ। जब सामने वाले गियर का ये टूथ आप देख पा रहे हैं, और इसे अगर आप ऑब्जर्व करें, इसे अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ये इनवॉल्यूट, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूट टिप ऑफ पिनियन। इसको क्या बोलते हो आप? इनवॉल्यूट टिप ऑफ पिनियन। और ये क्या हो गया हमारे पास में? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास में नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन। नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन। सो ये बन गया इनवॉल्यूट टिप ऑफ पिनियन, और ये बन गया आपके पास में नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन। इनवॉल्यूट टिप ऑफ पिनियन, नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन ऑफ गियर। फ्लैंक क्यों? पिच सर्कल से नीचे वाले हिस्से को फ्लैंक बोलते हैं। ये हिस्सा नॉन इनवॉल्यूट है। तो जब यहां पर ये दोनों आपस में कांटेक्ट बनाएंगे, जब यहां पर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तो ये जो कांटेक्ट बनेगा ना, इस कांटेक्ट को आप बोलेंगे इनवॉल्यूट नॉन इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट नॉन इनवॉल्यूट कांटेक्ट। हमने इनवॉल्यूट प्रोफाइल क्यों दी थी? हमने इनवॉल्यूट प्रोफाइल दी ही इसलिए थी ताकि वहां पर जो गियर्स है वो स्मूथली पावर ट्रांसमिट कर सके, स्मूथली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए, पुश करते हुए आगे बढ़ जाए और मोशन वहां पर ट्रांसमिट हो जाए, मोशन वहां पर ट्रांसमिट हो जाए। लेकिन अगर इनवॉल्यूट का इनवॉल्यूट से कांटेक्ट नहीं बना, इनवॉल्यूट का नॉन इनवॉल्यूट से कांटेक्ट बन गया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो स्मूथली ट्रांसमिट होंगे, पावर स्मूथली मूव करेंगे, पावर ट्रांसमिट होगी, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता गियर जैम हो जाए, लॉक हो जाए, फंस जाए। और अगर हाई स्पीड पर इस तरह की जैमिंग या इस तरह की लॉकिंग वहां पर देखने को मिल गई, तो हो सकता है टीथ टूट भी जाए। तो हमने बोला कि अगर इनवॉल्यूट टिप ऑफ पिनियन नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन ऑफ गियर के कांटेक्ट में आएगा, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है गियर्स लॉक हो जाए, क्योंकि इनवॉल्यूट नॉन इनवॉल्यूट कांटेक्ट है। साथ के साथ अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहां पर देखें, तो हाई स्पीड पर अगर इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है, तो हो सकता है मैकेनिकल फेलियर आ जाए। बेसिकली इसी को क्या बोला जाता है? इंटरफेरेंस। अब अगर आप स्टेटमेंट को देखें, तो स्टेटमेंट भी यही बात बोल रहा है। व्हेन इनवॉल्यूट टिप ऑफ पिनियन कम्स इन कांटेक्ट विद नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक पोर्शन ऑफ गियर, इट मेक्स एन इनवॉल्यूट नॉन इनवॉल्यूट कांटेक्ट। इन सच इनवॉल्यूट नॉन इनवॉल्यूट कांटेक्ट, गियर्स कैन बी लॉक्ड, or at higher speed we can face some mechanical failure, and this phenomena is known as interference. तो interference होता क्या है, ये बात अब 0% से 100% आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। बोलिए।
भाई जब दो गियर घूमेंगे तो एक टीथ दूसरे टीथ को पुश करेगा। अगर दूसरा टीथ, पहला टीथ दूसरे टीथ को पुश करते टाइम उसके इन्वॉल्यूट पार्ट जो क्लियरेंस पे दिया जाता है उसके इन्वॉल्यूट पार्ट में चला गया तो वहां पर गियर जो है वो स्मूथली पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पावर ट्रांसमिट तभी कर पाएंगे जब लॉ ऑफ गियरिंग की प्रोफाइल सेटिस्फाइड होगी। लॉ ऑफ गियरिंग तो इन्वॉल्यूट ही सेटिस्फाइड करता है, नॉन इन्वॉल्यूट सेटिस्फाइड नहीं करता, इसलिए वहां पर गियर फंस सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछो। भाई नॉन इन्वॉल्यूट का मतलब क्या हुआ? सीधी सी कहानी, जो लॉ ऑफ गियरिंग ने शेप दी थी वो शेप आप दे नहीं रहे हो। अगर कोई अपनी इच्छा से शेप दे दोगे तो आप इस बात की कैसे गारंटी ले सकते हो कि वहां पर मोशन ट्रांसमिट हो जाएगा? तो आपने क्या बोल दिया सर क्योंकि नॉन इन्वॉल्यूट है तो हो सकता है गियर लॉक हो जाए, हो सकता है गियर लॉक हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोल देंगे यहां पर कि अगर नॉन इन्वॉल्यूट और इन्वॉल्यूट कांटेक्ट बन रहा है तो गियर्स कैन बी लॉक्ड, लॉक हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई मैकेनिकल फेलियर आपको फेस करना पड़े, हो सकता है। तो बेसिकली इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। हाँ भाई सूरज आपको क्या बोला है? डाउट क्लियर लिखा करो। अब तुमने लिख दिया नॉन इन्वॉल्यूट, अब क्या करना है नॉन इन्वॉल्यूट का? नॉन इन्वॉल्यूट आपको पता नहीं चला है, पार्ट इन्वॉल्यूट पाथ को ना फॉलो करे। अरे यार तुम नॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हो, तुम पता नहीं क्या लिखते हो। इन्वॉल्यूट क्या होता है कल बताया था, अगर उस तरह की शेप नहीं है तो वो नॉन इन्वॉल्यूट है। भाई इन्वॉल्यूट क्या होता है कल बताई थी ना, ये डिजाइन को इन्वॉल्यूट। सर्कल क्या होता है? अगर कोई बोलता नहीं नॉन सर्कुलर है तो वो सर्कल जैसा नहीं होगा। सो वैसे इन्वॉल्यूट एक कर्व है। इन्वॉल्यूट का कोई बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा इन्वॉल्यूट एक कर्व है। अगर वैसा है तो वो इन्वॉल्यूट है, अगर नहीं है तो नॉन इन्वॉल्यूट है। ठीक है सूरज तुम पूरा सेंटेंस लिखा करो, है ना? तुम समझे नहीं समझे मैं ये बात नहीं समझ पाता हूं, तुम एक एक वर्ड लिख के भेज देते हो सर नॉन इन्वॉल्यूट। अब सर सोचे नॉन इन्वॉल्यूट क्या, समझ में नहीं आया। नॉन इन्वॉल्यूट क्या कर्व होना चाहिए, क्या सजेशन दे रहे हो, डाउट पूछ रहे हो, पता नहीं। पूरा सेंटेंस लिखा करो नॉन इन्वॉल्यूट क्या होता है, हमको समझ नहीं आया। चलिए सो इंटरफेरेंस क्या होता है ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी है। इंटरफेरेंस क्या होता है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। सो देखने से ये बात पता चल रही है कि इंटरफेरेंस हमारे सिस्टम के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद तो नहीं है। भाई गियर्स अगर लॉक हो गए तो भी नुकसान है, गियर अगर टूट गए तब तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा कोशिश करेंगे कि गियर्स को कैसे बचाया जाए इंटरफेरेंस से, गियर्स को कैसे इंटरफेरेंस से बचाया जाए। तो बेसिकली उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए आपने सबसे पहले ये बताया वी रिमूव some material, we remove some material from base of the tooth, from base of the tooth. This process is known as undercutting। थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करता हूं। To avoid
interference. To avoid interference, we remove some material from base of the tooth. This process is known as undercutting. ये बोल रहा है कि अगर आपको इंटरफेरेंस से बचना है तो आप क्या करो, ये जो टिप है ना, ये जो टिप है जो इसके कांटेक्ट में आ रही है, यहां से कुछ मटेरियल गायब कर दो, यहां से कुछ मटेरियल गायब कर दो। तो जब ये टिप रोटेट करते हुए आगे जाएगी ना, वो इस नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट से टकराएगी नहीं, वो इस नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट से टकराएगी नहीं और डायरेक्ट निकल जाएगी आगे। सो आप इंटरफेरेंस से बच जाएंगे। ये पहला तरीका है जिससे आप इंटरफेरेंस से सेफ हो सकते हैं। ये पहला तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस से सेफ हो सकते हैं। तुमको अब मैं मान ही नहीं रहा क्लास के अंदर तुम हो भी हो। ये पहला तरीका है जिसकी मदद से इंटरफेरेंस से आप लोग बच सकते हो। अब देखो दूसरा पॉइंट, लेकिन जब यहां से आप मटेरियल रिमूव कर देते हो, जब यहां से आप मटेरियल रिमूव कर देते हो, आप इमेजिन कीजिए अगर किसी भी बिल्डिंग के बेस से मटेरियल को रिमूव कर दिया जाए। लेट अस सपोज आपका घर है, आपने देखा होगा आपके घर नीचे 4 रूम है, ऊपर 4 रूम है, ऊपर 2 रूम है, इस तरह का कुछ आपने वहां पर स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर आप देखिए कि सर नीचे 1 रूम, उसके ऊपर 8 रूम, उसके ऊपर 16 रूम, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। सो जब भी किसी टूथ के बेस से मटेरियल रिमूव कर दिया जाए तो ऐसे में उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। भाई हमने कहा इंटरफेरेंस से तो बच रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर गई। इंटरफेरेंस से तो आप बच रहे हो, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, यहां पर डिक्रीज कर जाएगी। तो आप बोलेंगे ड्यू टू अंडरकटिंग strength of tooth decreases. Due to undercutting, strength of tooth decreases. टूथ की जो स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज हो जाती है, और टूथ की स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हो गई तो आप बोलेंगे दैट इज undercutting is only suitable for power transmission at low speed। ये सिर्फ लो स्पीड पर पावर ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल है। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड पर अगर आप इसे पावर ट्रांसमिट करने जाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, बहुत कम मतलब कम हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर मैकेनिकल फेलियर के चांस आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट अंडरकटिंग, इंटरफेरेंस से बचने के लिए अंडरकटिंग लगाई थी, लेकिन अंडरकटिंग से उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गई। स्ट्रेंथ कम होने की वजह से आप उसको सिर्फ लो स्पीड पर काम में ले सकते हो, हाई स्पीड पर काम में नहीं ले सकते। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऊपर वाले टीथ का पोर्शन इन्वॉल्यूट फॉलो कर रहा है तो सर क्लियरेंस सर्कल के नीचे वाला पाथ टच हो ऊपर टीथ से तो बिलो क्लियरेंस नॉन इन्वॉल्यूट कैसे? भगवान, चलिए इतनी बात समझ में आई। पहला पॉइंट इंटरफेरेंस होता क्या है। दूसरा पॉइंट इंटरफेरेंस से कैसे बचेंगे, उसका जो पहला ऑप्शन आपके सामने आया है वो क्या आया है? अंडरकटिंग। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, तो इसका मतलब सर अंडरकटिंग तो सिर्फ लो स्पीड के लिए सुटेबल है। सो अब अगर मैं बात करूं फॉर हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन एट हाई स्पीड, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इंक्रीज प्रेशर एंगल, हम प्रेशर एंगल को बढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रेशर एंगल को बढ़ाने से कैसे फायदा होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं कि जो एक टीथ होता है उसके अंदर
ये आपका पिच सर्कल, ये सामने वाले गियर का पिच सर्कल, ये बेस सर्कल, और बेस सर्कल के साथ जो लाइन टेंजेंशियल जाती है ना, ये दूसरा वाला बेस सर्कल, ये दूसरा वाला बेस सर्कल। ये आपके पास में एक पिन है, यहां पर आपके पास में एक पिन है। देखिए ध्यान से, ये आपने बेसिकली सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर दिया इसे, ये 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये प्रेशर एंगल फाई है, ये प्रेशर एंगल फाई है। अब अगर आप यहां पर देखें ध्यान से, अब अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, इस प्रेशर एंगल फाई को मैं बढ़ा देता हूं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर कि हमें इस गियर के लिए ज्यादा प्रेशर एंगल रखना है, तो जब उसका बेस सर्कल डिजाइन होगा ना, तो उसका बेस सर्कल छोटा डिजाइन होगा, उसका जो बेस सर्कल डिजाइन होगा वो क्या होगा, छोटा डिजाइन होगा। तो अगर आपने प्रेशर एंगल फाई को फाई डैश कर दिया तो उसका बेस सर्कल जो है वो छोटा डिजाइन हो रहा है। अब देखिए जरा ध्यान से, जो टीथ है अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, हाँ भाई सूरज देख लेना, तो इस टीथ को कैसे डिफाइन किया है, इस टीथ के अंदर ध्यान रखा करो हमेशा, ये डेडेंडम सर्कल है, रूट सर्कल, ये आपका बेस सर्कल है, बेस सर्कल के ऊपर ही इन्वॉल्यूट बनता है, तो ये आपका इन्वॉल्यूट कर्व या इन्वॉल्यूट पार्ट है। इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो आपका नॉन इन्वॉल्यूट होता है। ये इन्वॉल्यूट टीथ का डिजाइन है, किस तरीके का ये होता है, नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट। अगर बेस सर्कल की रेडियस कम होगी तो पहले जो बेस सर्कल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स जब आप रेडियस कम करके गियर डिजाइन करेंगे तो बेस सर्कल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अगर बेस सर्कल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो पहले आप देखिए नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट इतना था, अब नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट सिर्फ इतना हो गया। सो अगर नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट कम हो जाएगा, अगर नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट कम हो जाएगा मतलब बेस सर्कल यहां कहीं आ जाएगा, तो हो सकता है कि जो टिप है ये इधर से होती हुई निकल जाए, मतलब बिना इस नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट के कांटेक्ट में आए निकल जाए। तो हमने यहां पर ये बोला कि अगर आप प्रेशर एंगल बढ़ाते हैं तो बेस सर्कल रेडियस जो है वो कम हो जाती है। अगर आप प्रेशर एंगल बढ़ाते हैं तो बेस सर्कल रेडियस कम हो जाती है, और जब बेस सर्कल रेडियस कम हो जाएगी, जब बेस सर्कल रेडियस कम, अरे यार क्या इंसान है या तुम ये जानबूझ के करते हो क्या सूरज? अगर ऐसा है तो फिर मुझे बंद ही कराना पड़ेगा तुम्हारा कोर्स। थोड़ी सी ठंड रख लो ना यार, क्या मतलब एकदम अनपढ़ की तरह बिहेव कर रहे हो। बाकी बच्चे पागल है क्या? उनको बोल रखा है कि भाई सुन लो आराम से, मतलब जो पढ़ा रहा हूं वो तुमको जानना नहीं है। अडेंडम यहां भाग गया, डेडेंडम यहां मर गया, क्लियरेंस इधर आ गया, उधर आ गया, एकदम मतलब स्पीचलेस कर देते हो तुम मुझे। इतना प्यार से आपको समझा रहा हूं कि आप सुनो, चीजों को समझो पहले। डाउट उसको आता है जिसके दिमाग में कुछ जाता है। तुमको दिमाग में कुछ भेजना नहीं है, डाउट ही पूछना है सिर्फ। और टाइप क्या करते हो भगवान ही जाने, कोई पढ़ भी नहीं सकता। मैं रोज समझाता हूं यार, आराम से सुनो ना। मैं बताऊं आपको, तुम्हें बेस्ट तरीका बताता हूं। मैं हर बच्चे से बोलता हूं कि आप लोग लाइव आओ और पढ़ो। लेकिन तुमसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लाइव मत आओ, रिकॉर्डेड पढ़ो। तुम रिकॉर्डेड पढ़ो, सबका भला होगा। समझने की कोशिश ही नहीं करते हो यार, तुम एकदम फ्लो खराब कर देते हो। ऊपर इतनी बड़ी कहानी लिख दी रामायण, वो मैंने पढ़ी नहीं, समझ आया नहीं, फिर एक और नई कहानी लिख दी, और इन बिटवीन मैं क्या समझा रहा हूं, तुम क्या पूछ रहे हो। और ऐसा नहीं कि लाइक मैं पहली बार तुम्हें ये समझा रहा हूं। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, हर दूसरे क्लास में तुमको ये चीज समझाता हूं। सुनो आराम से, सभी लोग सुन रहे हैं यार। तुम अकेले जेईएन बनने की रेस में नहीं भाग रहे हो।
एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। मैं शुरू से आपको ये चीज बता रहा हूं, अच्छा लिसनर बनो। ये क्या टक 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 टाइप करते रहते हो? अब सुन लो आप ध्यान से, मतलब जो मैं पूछता हूं समझ में आया तब तुम यस नहीं बोलते हो, लेकिन ये ऊट पटांग चीजें दिन भर टाइप करते रहते हो। जिंदगी में टाइपिस्ट बनना है क्या तुमको? अब सुनो ध्यान से, मतलब क्या बोलते हैं क्या नहीं, सब सारा फ्लो सारा कॉन्सेप्ट पूरा खराब कर देते हो तुम। अब मुझे याद करना पड़ेगा क्या बता रहा था मैं एकदम। मैं जब कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं जब कोई कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो मैं उस सब्जेक्ट के अंदर जाके उस सब्जेक्ट को खुद महसूस करता हूं, मैं खुद फील करता हूं उस कॉन्सेप्ट को, तब मैं उसको डिलीवर कर पाता हूं। ऐसा नहीं है कि लाइक ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये 4 स्टेटमेंट है याद कर लेना। अगर तुमको ऐसा ही पढ़ना है तो मैं तो खत्म भी कर दूंगा आज ही, फिर तुम्हें 3-3 साल लगेंगे पेपर क्लियर करने में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, पेशेंस। और पेशेंस नहीं है ना तो छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, मतलब थ्योरी ऑफ मशीन अभी खत्म भी नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट भी खत्म नहीं हुआ, तुम इतना नहीं सीखे कि कैसे पेशेंस रखते हैं। बाकी लोग भी तो सुन रहे हैं ना, तुम भी सुनो। अब तुम जब तक क्लास खत्म नहीं हो ना तब तक कोई डाउट नहीं पूछोगे। कौन बनेगा करोड़पति में थोड़े आए कि हर 5 मिनट में नया डाउट पूछोगे और तुम्हें बताएंगे कि हाँ बताओ ए बी सी में से हाँ सूरज सी ऑप्शन सही है। तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हें सिर्फ सुनना है। अब अगर तुमने कमेंट किया ना तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुम अगली क्लास नहीं पढ़ पाओगे। कभी हम किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा करते नहीं है, लेकिन तुम पूरा सब्जेक्ट मेरा खराब मत करो। अब सुनना सभी लोग, एकदम मूड खराब होने के बाद में सब्जेक्ट खुद भी हम एंजॉय नहीं कर पाते, तुम्हें क्या एंजॉय करवाएंगे यार। अब सुन लो ध्यान से। हमने बताया कि अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में इंटरफेरेंस से बचने के लिए आपने अंडरकटिंग चूज किया। अगर अंडरकटिंग आपने चूज किया है तो बेसिकली अंडरकटिंग में क्या होता है, उस टूथ की स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो गई, और टूथ की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्या हुआ कि पावर ट्रांसमिशन जो है वो हाई स्पीड पर हम लोग नहीं कर पा रहे। और अगर हाई स्पीड पर नहीं कर पा रहे तो आपने बोला लो स्पीड के लिए तो सुटेबल है पर हाई स्पीड के लिए सुटेबल नहीं है। अब क्या करें यहां पर, तो अब हमने यहां पर बोला कि आप प्रेशर एंगल को बढ़ाओ। जब प्रेशर एंगल को हम लोग बढ़ा रहे हैं, जब प्रेशर एंगल को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना ये बेस सर्कल के साथ हमेशा टेंजेंशियल रहती है। तो ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ गियर के डिजाइन के टाइम पर ये जो लाइन ऑफ एक्शन आप देख पा रहे हैं, प्रेशर एंगल बढ़ेगा तो अंदर की साइड जाएगा, तो बेस सर्कल को छोटा होना पड़ेगा। तो जब आप गियर डिजाइन करेंगे तो बेस सर्कल को छोटा डिजाइन करेंगे। जब बेस सर्कल छोटा होगा मतलब ये बेस सर्कल ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अगर बेस सर्कल नीचे आ गया तो ये जो नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट है ये भी कम हो गया, क्योंकि बेस सर्कल से ऊपर वाला तो पूरा इन्वॉल्यूट है। और जब नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट कम हो जाएगा, जब नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट कम हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर चांसेस ऑफ इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट कॉन्टेक्ट के कम हो जाएंगे। अरे बहुत आसान सी बात है, देखो जरा ध्यान से। अगर इससे ऊपर का पार्ट नॉन इन्वॉल्यूट है, क्लियर है, देखो ऐसे ये नॉन इन्वॉल्यूट है, इधर देखना ध्यान से। ये वाला पार्ट जो है ये पूरा इन्वॉल्यूट टिप है, तो ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट का कांटेक्ट हो रहा है। अगर ये पार्ट ही कम हो जाएगा तो इसके कांटेक्ट में आने के चांस कम हो जाएंगे ना। अगर ये पार्टी कम हो जाएगा तो इसके कांटेक्ट में आने के चांस कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेशर एंगल को आप बढ़ा देते हैं तो बेस सर्कल रेडियस कम हो जाएगी। बेस सर्कल रेडियस अगर कम हो जाती है तो नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट वो भी कम हो जाएगा, और नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट कम हो गया तो चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस वो भी कम हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो कि चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स, अब जिनको क्लियर हो गया वो क्लियर लिख दो, और जिनको डाउट है वो डाउट लिख दो। लेकिन फिर जब मैं नया टॉपिक चालू कर दूं उस टाइम पर कोई नया टॉपिक मतलब नया पॉइंट चालू कर दूं उस टाइम पर कोई डाउट की बात नहीं करेगा। जिनको क्लियर हो गया क्लियर लिखो, जिनको डाउट हो गया पूरा डाउट लिखना।
सभी को क्लियर है? फिर से बताए सिराजुद्दीन, फोकस करना। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? हमने बहुत ही सीधे सिंपल शब्दों में बोला कि देखो ये नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट है, ये इन्वॉल्यूट पार्ट है, इनका कांटेक्ट बन रहा है। अगर इनका कांटेक्ट बन रहा है तो अगर इस नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट की हाइट कम हो जाएगी तो इनके कांटेक्ट, इनके आपस में कांटेक्ट में आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये इंश्योर नहीं कर पा रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा, पर ये बोल पा रहा हूं कि इनका आपस में कांटेक्ट में आने के जो चांस होंगे ना वो कम हो जाएंगे। अगर आपस में कांटेक्ट में आने के चांस कम हो गए तो आप बोलेंगे इसका मतलब इंटरफेरेंस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब आपस में कांटेक्ट में आने के चांस कैसे कम होंगे? हमने बोला प्रेशर एंगल बढ़ा दो। जब प्रेशर एंगल बढ़ जाएगा तो लाइन ऑफ एक्शन अंदर की साइड मूव कर जाएगी, अंदर की साइड, तो बेस सर्कल छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये बेस सर्कल था ना पहले और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो टेंजेंशियल थी। अगर लाइन ऑफ एक्शन अंदर गई तो बेस सर्कल को छोटा होना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग बेस सर्कल आपका छोटा होना चाहिए। जब बेस सर्कल आपका छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये बेस सर्कल नीचे आ गया होगा, नीचे। और जब आपका बेस सर्कल नीचे आ जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो कि नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट जो है, नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट जो है वो उसकी हाइट क्या हो गई है, यहां पर कम हो गई है। जब उसकी हाइट कम हो जाएगी, जब उसकी हाइट कम हो जाएगी तो आप क्या कहेंगे यहां पर? इसका मतलब वो पार्ट कम। अगर ये पार्ट ही कम हो गया तो इसका दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने का चांस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे क्योंकि प्रेशर एंगल बढ़ाने से बेस सर्कल रेडियस कम हो गई, मतलब नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट कम हो गया, नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट कम हो गया तो इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट के कांटेक्ट का चांस भी कम हो जाएगा। अगर ये चांस कम हो गया तो इंटरफ्रेंस का चांस भी कम हो जाएगा। तो यहां पर स्ट्रेंथ की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए पावर ट्रांसमिशन एट हाई स्पीड के लिए ये आपके पास में वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल है। पेन कहां रख दिया मैंने? फ्लो में चाहिए रहा। चलिए, ये वन ऑफ द ऑप्शन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं सिर्फ ओनली ऑफ द ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट ध्यान से सभी लोग दूसरा पॉइंट सुनिए। टूथ स्टबिंग, सर व्हाट इज टूथ स्टबिंग? देखिए ये आपके पास में एक टूथ है, ये डेडेंडम, ये बेस सर्कल, ये नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट है, और ये सामने वाला टीथ है। तो टूथ स्टबिंग का क्या मतलब है कि आप ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना इसको घिस दो, स्टब कर दो, घिस दो। तो जब आप इसको स्टब कर देंगे तो ये टूथ इतना सा बचेगा, और जब ये इतना सा बचेगा मतलब इन्वॉल्यूट पार्ट को उधर शिफ्ट कर दिया ना आपने थोड़ा सा, भाई पहले ये इन्वॉल्यूट था, अब इसको आपने थोड़ा सा कम कर दिया, यहां से घिस दिया इसको, तो अब इसका नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट के साथ में कांटेक्ट बनाने का जो चांस होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने क्या बोला? बाय द हेल्प ऑफ टूथ स्टबिंग, involute part decreases, then chances of interference also decreases. Chances of interference also decreases. बोलिए दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब जो तीसरा ऑप्शन है बेटा, जो तीसरा ऑप्शन है
उसकी बात कर लेते हैं। 3 नंबर ऑप्शन, इंक्रीज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड पिनियन। इंक्रीज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड पिनियन। गियर और पिनियन के ऊपर नंबर ऑफ टीथ हमने बढ़ा दिए। गियर और पिनियन के ऊपर नंबर ऑफ टीथ हमने बढ़ा दिए। अब पॉइंट यह आता है कि नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से कैसे, नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने से कैसे यहां पर इंटरफ्रेंस से हम लोग बच रहे हैं। इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमें जानना पड़ेगा। इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन है बेसिकली जो हमें जानना पड़ेगा। सो उसके लिए अभी हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन मेरे मोबाइल की थोड़ी सी, मोबाइल की क्या, ये माइक की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो मुझे बैटरी बदलनी पड़ेगी। अगर मैं बैटरी बदल के आ रहा हूं, अगर इस ड्यूरेशन में आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप लिख दो, ताकि मैं जैसे 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद में वापस आऊं, अगर कुछ डाउट यहां पर होगा तो मैं पहले उसका जवाब दे दूंगा, फिर इस मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है? चलिए, सभी ने बोल दिया क्लियर है, इसका मतलब किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। सो मूव करते हैं, इसके न्यूमेरिकल जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज डेरिवेशन के लिए हम लोग जब जेएन का या एएन का कोर्स करते हैं तो इतना ज्यादा फोकस करते नहीं है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सो हेडिंग लिखूंगा सबसे पहले। आपने बोला कि नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दो,
आपने क्या बोला, नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दो। हमने कहा कि भाई अगर नंबर ऑफ टीथ बढ़ाने ही है तो कितने बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ टीथ अगर बढ़ाना ही है तो कितना बढ़ाएं हम लोग यहाँ पर, या फिर वो मिनिमम वैल्यू बता दो कि कम से कम इतने तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। अगर इतने बढ़ा देते हो तो बहुत बढ़िया, अगर इससे ज्यादा बढ़ाते हो तो और भी बढ़िया होने वाला है। तो हम सबसे पहले वो मिनिमम क्राइटेरिया फाइंड कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पर लिखा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड पिनियन टू just avoid interference. To just avoid interference. जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस की चर्चा हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। अगर ज्योमेट्री से मैं आपको समझा पाऊं इस चीज को तो बहुत अच्छी चीज होगी। देखिए ये आपके पास में पिच सर्कल, ये आपके पास में दूसरा पिच सर्कल, ये बेस सर्कल, ये आपके पास में एक और बेस सर्कल, ये बेसिकली आपका लाइन ऑफ एक्शन। अब देखिए यहां पर जब आपने जनरल केस पढ़ा था, कि पाथ ऑफ कांटेक्ट कहां से चालू हो रहा, तो यहां से कहीं से पाथ ऑफ कांटेक्ट चालू हो रहा था। हमने बोला अगर ये पाथ ऑफ कांटेक्ट यहां से चालू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये यहां से चालू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये यहां से चालू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये यहां से चालू हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इससे अंदर वो चला गया तो इसका मतलब वो बेस सर्कल के अंदर चला गया पाथ ऑफ कांटेक्ट। अगर बेस सर्कल के अंदर आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट चला गया, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है सर? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट बेस सर्कल के अंदर से चालू हो रहा है, मतलब वहां पर नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट है। अगर वहां पर नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट है, इसका सिंपल सा मीनिंग है इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अगर जस्ट अवॉइड करना है आपको, तो इस पॉइंट से आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट चालू होना चाहिए, इस पॉइंट से आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट चालू होना चाहिए बेटा। अगर आप यहां से चालू करो तो बहुत बढ़िया, यहां से करो तो और भी बढ़िया, यहां से करो तो और भी बढ़िया, लेकिन इससे अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर अगर पाथ ऑफ कांटेक्ट गया तो फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि आप बेस सर्कल के अंदर चले गए। कहां तक जा सकता है आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट? सर पाथ ऑफ कांटेक्ट यहां पे खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां हो गया कोई दिक्कत नहीं, यहां हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे आगे अगर जाता है, जहां बेस सर्कल को टच कर रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर जा रहा है तो सिंपल मीनिंग इसका यही है, कि आप नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट में चले गए, और नॉन इन्वॉल्यूट पार्ट में चले गए तो वहां पर क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस। तो जब भी बात हो रही हो जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस, तो आप कहेंगे इसका मतलब पाथ ऑफ कांटेक्ट यहां से लेकर यहां तक रहा होगा, इसका मतलब पाथ ऑफ कांटेक्ट यहां से लेकर यहां तक रहा होगा। ए पॉइंट ये रहा होगा, बी पॉइंट ये रहा होगा, पी पॉइंट ये रहा होगा। जल्दी से बताइए ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए ये पॉइंट जो है ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी को क्लियर? आपको डायग्राम याद होगा, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं। रफ डायग्राम बना के ऐसा 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 करके ये लाइन ऑफ एक्शन बनाया था, और बोला था कि अडेंडम यहां कट कर रहा है और इसका अडेंडम यहां कट कर रहा है, तो ये आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट था। इसका मतलब सामने वाले गियर का अडेंडम यहां कट कर रहा होगा ऐसे, इसका अडेंडम यहां कट कर रहा होगा ऐसे। हमने क्या किया? पहले तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। उसके बाद में इस बी पॉइंट को, ध्यान से देखिए, इस बी पॉइंट को इससे मिला दिया, इस ए पॉइंट को इससे मिला दिया। ये जो पॉइंट है बेटा ये है ओ पॉइंट,
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? क्यू पॉइंट। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। ये पॉइंट P है, O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? सभी स्टूडेंट्स बताओ यार, O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? डेप्थ ऑफ द टीथ। हाँ, नहीं, पिच सर्कल रेडियस। अरे ये कौन सा सर्कल है? पिच सर्कल। ये पिच सर्कल है, तो ओपी क्या होगा? पिच सर्कल रेडियस। ओपी क्या होगा बेटा? पिच सर्कल रेडियस स्मॉल आर। ये एंगल कितना होगा जरा बताओ? ये एंगल कितना होगा जरा बताओ? बिल्कुल प्रिंस, सही बता रहे हो। ये एंगल कितना होगा? पिच सर्कल रेडियस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होने वाला है? जरा बताएं सभी स्टूडेंट्स। अरे ये एंगल कितना होने वाला है? ये मैंने बताया नहीं था क्या पिछली बार? अच्छा नहीं बताया था। देखो, ये तुम ही लोग डिस्टर्ब कर करके बुलाते हो मुझे ये सब चीजें। ये पिच सर्कल, ये बेस सर्कल, ये लाइन ऐसे गई थी। ये जो एंगल है इसको आपने बोला था फाई। नहीं यार, बताया था। ये 90 माइनस फाई, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बताया था? फाई बताया था ना? फाई बताया था ना? सो ऑफ कोर्स ये जो एंगल है ये आपका फाई होगा। सेम इसी तरीके से ये भी कितना होगा? फाई होगा। दोनों ही क्या होने वाले हैं? फाई होने वाले हैं। पाथ ऑफ कांटेक्ट फाइंड करते टाइम ये बताया था, पाथ ऑफ कांटेक्ट फाइंड करते टाइम ये पॉइंट बताया था मैंने। सो ये एंगल कितना होने वाला है? फाई होने वाला है। याद आ गया मुझे, पाथ ऑफ कांटेक्ट के टाइम पर बताया था आपको। देखो जरा ध्यान से, अगर ये फाई है, ये आर है, ये आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस फाई। यहां से यहां तक की, अच्छा ये आर कॉस फाई, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? आर साइन फाई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर, ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा? आर कॉस फाई। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? आर साइन फाई। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बोलो यार, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? सो वेरी गुड। ओके 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 ओके। देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो एंगल है, इस एंगल को कल नाम दिया था फाई, और ये कितना है? 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा? ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 90 प्लस फाई। भाई ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये कितना है? फाई है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 प्लस फाई। 90 प्लस फाई, ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 प्लस फाई। मैं इस ट्राइंगल को उठा के बाहर ले जाता हूं, मैं इस ट्राइंगल को उठा के बाहर ले जाता हूं। देखो भाई, जिन स्टूडेंट की मैथमेटिक्स कमजोर है उनके लिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। सो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 प्लस फाइव। लेकिन अब मैथमेटिक्स कमजोर है, उसका एक ही तरीका है कि आप मैथमेटिक्स को पॉजिटिव वे में देखो। पहले से ही मान के चलोगे कि मैथमेटिक्स कमजोर है तो फिर वो कमजोर ही रह जाएगी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे आर साइन फाइव, ये है स्मॉल आर। और ये जो ओ बी है ना, ये है आपकी अडेंडम रेडियस। ये क्या है? आपकी अडेंडम रेडियस।
सो बेसिकली अब इस ट्राइंगल में हम लगाने वाले हैं कोसाइन रूल। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कोसाइन रूल क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको, आपको नहीं पता ना, मैं बताऊंगा। देखो कोसाइन रूल कैसे लगाते हैं, आप लिखेंगे सबसे पहले OB स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ OP PB कॉस ऑफ इस OB के सामने वाला एंगल 90 प्लस 5। देखो कैसे लगाते हैं, अगर कोसाइन रूल लगाना है आपको OB के लिए तो आप लिखेंगे OB सबसे पहले, बची हुई दो साइड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बची हुई दोनों साइड कॉस OB के सामने वाला एंगल। ये कोसाइन रूल होता है मैथमेटिक्स में, जैसे साइन रूल होता है ना वैसे ये कोसाइन रूल होता है। सो अगर आप इसे देखें तो OB कौन है, OB है सर अडेंडम रेडियस RA स्क्वायर इक्वल्स टू, OP कौन है स्मॉल r पिच सर्कल रेडियस प्लस PB कौन है कैपिटल R साइन फाई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r कैपिटल R साइन फाई कॉस 90 प्लस 5 मतलब माइनस साइन फाई, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, वो स्टूडेंट जिनको कोसाइन रूल नहीं पता है मैंने कोसाइन रूल बोर्ड पर बता दिया है, जल्दी जल्दी बोलो भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर स्मॉल r पिच सर्कल ऑफ रेडियस है तो कैपिटल R क्या है, स्मॉल r पिनियन की पिच सर्कल रेडियस है, कैपिटल R गियर की पिच सर्कल रेडियस है। स्मॉल r पिनियन की पिच सर्कल रेडियस है और कैपिटल R गियर की पिच सर्कल रेडियस है, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से, अगर आप यहां पर इस इक्वेशन को लिखते हैं RA स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस ऑफ R स्मॉल r साइन स्क्वायर फाई ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल R साइन स्क्वायर फाई। देखो यहां से मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, मैं लिखूंगा RA इक्वल्स टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस यहां से R साइन स्क्वायर फाई, R साइन स्क्वायर फाई बाहर ले लो तो यहां क्या बचा R प्लस 2R R साइन स्क्वायर फाई। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस रूट में से R स्क्वायर बाहर ले लूंगा तो इधर बच जाएगा स्मॉल r बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहां पर आएगा कैपिटल R बाय स्मॉल r प्लस ट्वाइस ऑफ R बाय स्मॉल r साइन स्क्वायर फाई। चलिए एक बार फिर से आप लोगों से पूछ लेता हूं, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो गियर रेशियो G वो होता है कैपिटल T बाय स्मॉल t। एक्चुअल में इसको आप कैपिटल D बाय स्मॉल d के बराबर भी लिख सकते हो, कैपिटल D बाय स्मॉल d के बराबर लिख सकते हो तो कैपिटल R बाय स्मॉल r के बराबर भी लिख सकते हो।
तो आप इसे लिख सकते हो आर ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू आर रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5। देखिए जरा, मैंने दोनों साइड स्मॉल आर माइनस कर दिया। जब यहां माइनस किया तो ये बन गया आर कॉमन ले लिया अंदर और ये बन गया रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। इसको जरा समझते हैं। देखो ये अडेंडम सर्किल है, ये पिच सर्किल है, ये सेंटर है, ये बेस सर्किल है, ये पिच सर्कल रेडियस आर, ये अडेंडम सर्कल रेडियस आर ए। अगर इस आर ए में से मैं पिच सर्कल रेडियस को माइनस कर देता हूं तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? अगर देखो बेटा आर स्क्वायर है ना, आप डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। जो मल्टीप्लाई करोगे वो तो बाहर आर बचेगा, अंदर जब डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर 1। ये पूरी एक ही टर्म है, ये पूरी एक ही टर्म है। तो जब आप यहां एलसीएम लोगे ना स्मॉल आर, तो यहां बन जाएगा कैपिटल आर प्लस 2r, आर मल्टीप्लाई बाय आर इज आर स्क्वायर। श्रवण है ना, इसको आप कैसे भी बोलो कि लाइक आर स्क्वायर कॉमन ले लिया या आर स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। हाँ श्रवण, अरे अगर ये 4 है, अरे क्या हो गया, ये 4 है और यहां मल्टीप्लाई में 6 है और मेरे को इसको 12 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 6, इधर 4 लिख दिया और इधर 3 लिख दिया, एक ही बात है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 तो होता है। सो मैंने एक आर इसमें से डिवाइड कर दिया, एक आर इसमें से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है वो तो। देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में है क्योंकि इसके पास एक ही आर था इसलिए, ठीक है। हाँ, सो ये अगर अडेंडम रेडियस है और ये अगर पिच सर्कल रेडियस है तो ये जो डिस्टेंस है अडेंडम माइनस पिच सर्कल, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो? अडेंडम। वेरी गुड प्रिंस, इसको क्या बोलते हैं? अडेंडम। राहुल बिल्कुल सही बता रहे हो। सो ये जो है ये होगा अडेंडम। अब सुनो दूसरी बात, स्मॉल आर का मतलब ये हुआ, या लिख देता हूं ताकि दोबारा रेफरेंस के लिए काम आएगा आपके। स्मॉल आर का मतलब पिनियन की बात हो रही है, पिनियन की बात हो रही है तो आप बोलेंगे अडेंडम ऑफ पिनियन। अब देखो एक छोटी सी मैथमेटिक्स समझाता हूं आपको, एक छोटी सी मैथमेटिक्स समझाता हूं आपको। ये डेरिवेशन थोड़ा सा काम का था, इस वजह से मैंने आपको करवाया, वरना जरूरत नहीं है आपको इस तरह के डेरिवेशन की। मान लो अडेंडम आपने देखा, अडेंडम जो है वो है 10 mm और वन मॉड्यूल जो है, वन मॉड्यूल वो है आपका 5 mm। तो क्या मैं अडेंडम को 2 मॉड्यूल लिख सकता हूं? क्या मैं अडेंडम को 2 मॉड्यूल लिख सकता हूं? अडेंडम दिया है 10 mm, 1 मॉड्यूल बराबर 5 mm है, तो मैंने कहा यार अडेंडम को mm में लिखोगे तो 10 mm, अगर अडेंडम को मॉड्यूल की फॉर्म में लिखोगे तो आपने कहा सर 2 mm, 2 मॉड्यूल। सभी स्टूडेंट्स बोलो क्या लिख पाएंगे? कोई समस्या होगी? यस और नो बोलो। लिख सकते हैं ना?
अरे भाई नहीं लिख सकते हो तो बोल देना, कहीं लिखने के बाद तुम लोग बोलो। तो इसका मतलब ये जो अडेंडम है ये है आपका mm में डायरेक्ट। लेकिन अगर हम लोग मॉड्यूल में लिखना चाहें तो यहां आएगी कांस्टेंट टर्म, उसको नाम दे दिया एपी, और ये यूनिट आ गई मॉड्यूल। अगर कोई बोलेगा ये कौन है, हमने कहा ये भी अडेंडम है। अगर कोई बोलेगा ये क्या लिखा आपने इसकी जगह, हमने बोला ये भी अडेंडम है। अडेंडम इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल। बेटा अच्छे बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है, इसलिए मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूं। अरे किसी ने बोला 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, बताओ 5 मीटर कितना होगा, आपने कहा 500 सेंटीमीटर। 1 मॉड्यूल बराबर 5 mm है, बताओ 10 mm बराबर कितना होगा, 2 मॉड्यूल। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको एपी बोल दिया और मॉड्यूल आपके लिए यूनिट हो गई। अब सुनो ये साइड में एक्सप्लेनेशन चल रहा है इसका। अब सुनो, मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या था, d बाई टी। मॉड्यूल इक्वल्स टू डी को क्या लिख सकते हैं, 2r बाई टी। सो r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, r इक्वल्स टू आप लिख सकते हो mt बाई 2। r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, mt बाई 2। सो ये जो r आप देख रहे हैं, इस r को आपने लिखा है mt। एक्चुअल में आप क्या फाइंड कर रहे हैं, आप फाइंड कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। आप क्या फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। तो इसे बोला जाएगा टी मिनिमम डिवाइड बाई 2, और ये आ गया आपके पास में रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2। थोड़ी मैथमेटिक्स है बेटा, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मैथमेटिक्स। अब ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के बोल दूं है ही नहीं, जब है तो पढ़ना पड़ेगा। सो बेसिकली यहां से जो टी मिनिमम आ रहा है मॉड्यूल से, ये मॉड्यूल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टी मिनिमम आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एपी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। सो ये टी मिनिमम, टी मतलब स्मॉल मतलब पिनियन, तो ये है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस। बेटा मैं आपको बता देता हूं, इस फॉर्मूले को ना याद कर लेना, सुबह शाम 2 बार रट्टा मार लेना इसका। प्री एग्जाम में भी ये पूछा जाता है और मेंस में ये डिराइव भी करवाया जाता है। प्री एग्जाम के अंदर भी ये पूछा जाता है और मेंस के अंदर ये डिराइव भी करवाया जाता है। प्री एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा और मेंस के अंदर ये डिराइव भी करवा लिया जाता है। सिमिलरली, अब दूसरा वाला पार्ट डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम लिख देते हैं यहां पर जो टी मिनिमम होता है, जब टी मिनिमम को सॉल्व किया जाता है तो ये वाला ट्राइंगल लिया जाता है। अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ना, देखो अभी कौन सा ट्राइंगल लिया मैं दिखाता हूं आपको। अभी आपने ये वाला ट्राइंगल लिया है। सेम प्रोसीजर जब आप इस ट्राइंगल में लगाओगे, सेम प्रोसीजर जब आप इस ट्राइंगल में लगाओगे, तो बेसिकली आपको एक और रिजल्ट मिलेगा जिसको डिराइव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली क्या लिखोगे उसको आप, 2AG रूट ओवर 1 प्लस 1 बाय जी प्लस 2 1 बाय जी साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ। इसके अंदर मैंने एपी की जगह एजी कंसीडर कर लिया, और जब हम डिराइव करते हैं तो जी की जगह 1 बाई जी आ जाता है अपने आप। जब आप डिराइव करेंगे अपने आप ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। लेकिन डिराइव नहीं करना होता, एक ही डिराइव करना होता है और वो भी यही डिराइव करना होता है। अगर एग्जाम के अंदर वो बोलता है कि दोनों को डिराइव करो, तो भी आप एक को डिराइव करके वहां पर लिखेंगे सिमिलरली कैपिटल टी इक्वल्स टू दिस। सो ये कैपिटल टी कौन है सर, ये कैपिटल टी यहां पर है, कैपिटल टी यहां पर है
मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर to just avoid interference. So small t बता रहा है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, कैपिटल टी बता रहा है नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर. सो बेसिकली अब आप इसे समराइज करके एक फ्रेश स्लाइड के ऊपर सब कुछ लिख लो. आप कहेंगे सर स्मॉल टी जो आया, स्मॉल टी मिनिमम जो आया, ये अब काम की चीज है, ये याद करनी है आपको. अगर आपको पूछा जाए मिनिमम number of teeth on pinion to just avoid interference. अगर इंटरफेरेंस को जस्ट अवॉइड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपसे पूछा जा रहा है तो टी मिनिमम इक्वल्स टू 2AP डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1. देखो यही फॉर्मूला दिया आपको, 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर माइनस 5. इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू जस्ट अवॉइड interference. So capital T minimum equals to 2AG divided by root over 1 plus 1 by G plus 2 1 by G sin square 5 minus 1. ये दोनों फॉर्मूले एकदम दिमाग में बैठा लो. दोनों फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में बैठा लो और इनको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूले आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे. एग्जाम के अंदर बेसिकली ये फॉर्मूले जो है ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे. क्लियर सभी स्टूडेंट्स? हाँ प्रहास बताओ क्या डाउट है? मॉड्यूल वाला पॉइंट अभी समझ में नहीं आया यार. प्रहास उस टाइम पर आपको बोलना चाहिए ना, मैंने पूछा भी था आपसे, आई थिंक सभी से पूछा था. चलो क्या कोई नहीं, अभी टॉपिक वैसे अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो हम चर्चा कर सकते हैं. और कोई भाई, और कोई जिसका कोई डाउट हो बताओ, एक साथ ले लेते हैं सारे डाउट्स. और कोई किसका कोई डाउट हो? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर बताऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट है. और किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है. देखो ये एक डिस्टेंस है, ये जो चीज है बेटा ये एक डिस्टेंस है. अगर इसको मैं 10 mm कहता हूं, और मुझे किसी ने बोला कि 2 mm इक्वल्स टू 1 मॉड्यूल है, तो फिर इसको मैं 5 मॉड्यूल भी तो बोल सकता हूं. किसी ने बोला 5 mm इक्वल्स टू एक नई यूनिट बना दो, 5 mm इक्वल्स टू 1 p है, कुछ भी बोल दो ऐसे. तो आप बोलेंगे अच्छा 10 mm को फिर मैं क्या बोल सकता हूं? तो 10 mm को मैं 5 मॉड्यूल बोल सकता हूं, 2p बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं. क्यों? क्योंकि 2 mm बराबर इतना दिया गया है, 5 mm बराबर इतना दिया गया है, तो ये जस्ट यूनिट कन्वर्जन और कुछ नहीं है. सो अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, अडेंडम की डिस्टेंस है, उसको मैं 10 mm मान रहा हूं. सो ये आपका अडेंडम है. अगर कोई आपको ये बोलता है कि 1 मॉड्यूल इक्वल्स टू 5 mm है, तो आप इस अडेंडम को 10 mm भी बोल सकते हो,
आप इस अडेंडम को टू मॉड्यूल भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना। हाँ प्रहर्ष, प्रहर्ष बोलिए, है ना। तो ये जो टू आ रहा है ना, ये टू, ये कुछ भी हो सकता था। ये जो टू आ रहा है ना, श्रवण बात करते हैं इसके ऊपर, ये जो टू है ये कुछ भी हो सकता था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने बोल दिया इसको बोल दो एपी, क्योंकि कितनी डिस्टेंस है ये वेरी कर सकती है गियर टू गियर। मॉड्यूल किसके बराबर है, गियर टू गियर वेरी कर सकता है, तो हमने बोला इसको बोल दो एपी। एपी मॉड्यूल, टू मॉड्यूल नहीं, एपी मॉड्यूल। सो एपी जो है, ये टू जो है, ये क्या है, ये भी अडेंडम है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल। तो एपी कौन हुआ, ये भी अडेंडम हुआ इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल। प्रहाश आपको क्लियर हुआ पहले तो ये बताओ, फिर श्रवण के पास आएंगे, फिर श्रवण के पास आएंगे। ओके, अब श्रवण, अब तुम्हारी बात करते हैं। देखो श्रवण ने बोला क्या सर नंबर ऑफ टीथ कम करने पर प्रेशर एंगल कम होगा। जब आप प्रेशर एंगल को बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, जब आप प्रेशर एंगल को बढ़ाओगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ना वो कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि गियर और पिनियन इंटरफेरेंस नहीं हो, मिनिमम कितने टीथ चाहिए, हमने बोला 20 टीथ चाहिए, हमने बोला 50 टीथ चाहिए, प्रेशर एंगल 20 डिग्री। किसी ने बोला अच्छा प्रेशर एंगल 21 डिग्री कर दूंगा तो आप बोलेंगे नहीं अब 50 नहीं, अब 45 ही चाहिए। तो प्रेशर एंगल बढ़ाने से रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस वो कम हो जाती है। देखो ना, ये बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ना, तो टी मिनिमम कम हो जाएगा। किसने पूछा था, श्रवण। हालांकि ये पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, ये जो श्रवण ने पूछा ना ये तो मैं खुद बताऊंगा, लेकिन आप पूछ लिया है इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं एक्चुअल में ये पॉइंट अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो, डायग्राम पे आओ, डायग्राम पे आओ, ये आपका डायग्राम है। देखो जो कांटेक्ट चालू हुआ है, जो कांटेक्ट चालू हुआ है, सभी स्टूडेंट बताएंगे कौन से पॉइंट से चालू हो रहा है। जो कांटेक्ट चालू हुआ है सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कौन से पॉइंट से चालू हो रहा है। जो कांटेक्ट ए से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए से कहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, बी पर। इसका मतलब ये कौन है, ये है पाथ ऑफ कांटेक्ट। ये कौन है, पाथ ऑफ कांटेक्ट। अरे वेरी सिंपल सर, यहां से यहां तक r sin फाई, यहां से यहां तक भी r sin फाई। कल तो बड़ा मुश्किल फॉर्मूला बताया था, आज बड़ा आसान फॉर्मूला बता रहे हो, ऐसा कैसे। आ जाओ आ जाओ, यही तो मजा है। देखो, सो टू जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस, टू जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को जस्ट अवॉइड करने के लिए, इंटरफेरेंस को जस्ट अवॉइड करने के लिए जो पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है, जो पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है r sin फाई प्लस कैपिटल R sin फाई। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्वेश्चन है, पाथ ऑफ कांटेक्ट जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, दो पार्ट से। मुझे बताओ ये कौन सा पार्ट है, पाथ ऑफ अप्रोच या पाथ ऑफ रीसेस, पाथ ऑफ अप्रोच या पाथ ऑफ रीसेस, बोल दो जल्दी से। डायग्राम दिखाऊं क्या, देखो, पाथ ऑफ अप्रोच या पाथ ऑफ रीसेस। अप्रोच, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस विल बी, ये पूरा लिख दो क्या वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट, ये कौन है, ये हो जाएगा पाथ ऑफ अप्रोच। सो ये कौन हो गया, ये हो गया सर पाथ ऑफ रीसेस, पाथ ऑफ रीसेस। कोई बच्चा अगर हमसे ये पूछेगा सर जरा ये बताओ आर्क ऑफ अप्रोच क्या होगा, आर्क ऑफ अप्रोच क्या होगा। अरे हमने कहा यार इसको कॉस से डिवाइड कर दो, r sin फाई डिवाइड बाय कॉस फाई। सो ये क्या बन गया आपके पास में, r tan फाई, r tan फाई। हमने बोला आर्क ऑफ रीसेस बता दो यार, आर्क ऑफ रीसेस, आर्क ऑफ रीसेस आपने बोला r sin फाई डिवाइड बाय कॉस फाई, r tan फाई। सो हमने कहा यार आर्क ऑफ कांटेक्ट बता दो आप, तो आर्क ऑफ
कॉन्टेक्ट। आपने कहा सर आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट तो होता है पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइड बाय cos फाई। सो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय cos फाई, तो क्या बन जाएगा r प्लस कैपिटल R tan फाई। बेटा ये एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। अब सुनो 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 सुनो, कौन सा फॉर्मूला सही होगा? जो कल लिखाया था वो हमेशा सही होगा, जिंदगी भर सही होगा, लेकिन जो आज लिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ टू जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस के केस में वैलिड होगा, हमेशा नहीं, टू जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस के केस में वैलिड होगा। और जो कल लिखवाया था ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज। लेकिन जो आज लिखाया है जस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस के केस में। बोलो यार ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सो मुझे लगता है कि समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो पूछो, और समस्या नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो। अगर कोई समस्या है तो पूछो, अगर समस्या नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो। अगेन ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो शुरू से देखो। बहुत काम के कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन्हें याद रखेंगे। मेरा एफर्ट को वेस्ट मत जाने देना, कहीं पता चले तुम भूल जाओ। सो जाओ और सुबह तक सब दिमाग से साफ। अच्छा जगह रहोगे जगह रहने से भूलोगे नहीं।
चलिए, तो सो थैंक यू वेरी मच। जो स्टूडेंट झारखंड जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका बेसिक इंजीनियरिंग का क्लास चलता है सुबह 10 बजे। सो वो क्लासेस में भी हो सकता है कुछ टाइम बाद वापस प्राइवेट हो जाए। सो आप लोग टाइम से ज्वाइन कीजिए, उसे लाइव ज्वाइन कीजिए। और जो थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास है कल फिर से हम लोग 8 बजे मिलेंगे और जो पार्ट बच गया उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। 10 बजे चलेगी बेटा, 10 बजे जो झारखंड जेईई की क्लास है वो 10 बजे चलेगी।